And welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 14th September 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of August 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about election of deputy chairman of Rajya Sabha, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. So सबसे पहले करंट न्यूज समझते हैं। तो देखो, आज से यानी कि आज 14 सितंबर से मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट विल स्टार्ट, और आज के दिन ही राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन होगा। और इसमें दो मेन कैंडिडेट्स हैं। हरिवंश नारायण सिंह जी हैं जो ऑलरेडी अभी तक राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन थे, और उनके अगेंस्ट खड़े हैं मनोज झा साहब फ्रॉम आरजेडी। आपको पार्टी का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझ लेते हैं। देखो, दिस पोस्ट हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 89 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये साफ साफ कहता है कि राज्यसभा विल चूज वन ऑफ इट्स एमपीज टू बी डेप्यूटी चेयरमैन एज ऑफन एज द पोजीशन बिकम्स वैकेंट। तो सरल शब्दों में राज्यसभा के मेंबर्स में से ही राज्यसभा के बाकी एमपीज अपने आप में से ही एक एमपी को चुनेंगे एज डेप्यूटी चेयरमैन जैसे ही वो पोस्ट खाली होती है। देखो, जैसे डेप्यूटी, आपको पता है कि राज्यसभा के अंदर चेयरमैन होते हैं और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। तो जैसे ही डेप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट खाली होगी, राज्यसभा के एमपीज आपस में से ही मिल करके अपने में से ही किसी एक इंसान को इलेक्ट करेंगे टू एक्ट एज डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। As I told you, deputy chairman is elected by the Rajya Sabha itself from amongst its member, मतलब अपने अंदर से ही, अपने आप में से ही ये लोग किसी एक को चुनेंगे। And whenever the office of the deputy chairman is vacant, the Rajya Sabha elects another members immediately to fill the vacancy। तो जैसे ही सीट खाली होती है, राज्यसभा मेंबर्स मिल करके एक चुनते हैं अगले डेप्यूटी चेयरमैन को। अब जरा समझते हैं कि ये करंट इलेक्शन हो क्यों रहा है। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरिवंश नारायण साहब अभी भी डेप्यूटी चेयरमैन थे अभी तक, तो आपको समझना है कि आखिर फिर इलेक्शन हो क्यों रहा है। तो समझो इस बात को। हरिवंश नारायण साहब को 2014 में राज्यसभा का मेंबर की तरह नॉमिनेट किया गया, तो 6 साल पूरे होने के बाद इनका टर्म राज्यसभा से ख़त्म हो गया। हिज टर्म इज़ गेटिंग कंप्लीटेड टुडे, और जब इनका टर्म कंप्लीट हो रहा है तो अब ये राज्यसभा के मेंबर रहेंगे नहीं। सिंस ही सीज टू रिमेन मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो डेप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट खाली हो गई, और जब डेप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट खाली हो गई तो फिर उसके ऊपर उस पोस्ट को भरने के लिए वापस से इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर, जब एक बार हरिवंश नारायण साहब रिटायर हो गए, जब उनकी सीट वो ख़त्म हो गई, उनका टर्म कंप्लीट हो गया राज्यसभा से, तो वो इलेक्शन कैसे लड़ रहे हैं। तो इस बात को समझो कि उनको रीनॉमिनेट किया जा रहा है। उनका 6 साल का टर्म 2014 से लेकर के 20 तक ख़त्म हो गया। जैसे ही टर्म ख़त्म हुआ, वो डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं रहे, और इस कारण से नए डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा है। लेकिन हरिवंश नारायण साहब को वापस से राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किया जा रहा है आने वाले 6 सालों के लिए, और इस कारण से वो वापस से इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल हैं, और इस कारण से ही इज़ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन अगेंस्ट मनोज झा ऑफ आरजेडी। डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में कुछ और चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझ लेते हैं। द डेप्यूटी चेयरमैन वैकेट्स हिज ऑफिस ओनली इन 3 कंडीशंस। तो 3 केसेस में डेप्यूटी चेयरमैन अपनी सीट खाली करते हैं। फर्स्ट, इफ़ ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो इस केस में हरिवंश नारायण साहब के साथ हो रहा है। उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो गई, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ नो लॉन्गर डेप्यूटी चेयरमैन। अब उनको दोबारा अगर डेप्यूटी चेयरमैन बनना है तो उनको इलेक्ट होकर के आना होगा। दूसरा, इफ़ ए रिजाइंस इन राइटिंग टू द चेयरमैन, तो डेप्यूटी चेयरमैन अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को। तीसरा, if he is removed by a resolution passed by the majority of all members of राज्यसभा,
तो आप अब उनके रिमूवल का भी प्रोसेस समझ गए। तो अगर उनको रिमूव कर दिया जाता है डिप्टी चेयरमैन को, तो भी डिप्टी चेयरमैन के लिए वापस से इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। और रिमूवल का प्रोसेस भी आप समझ गए, राज्यसभा के मेंबर्स आपस में मिलकर ही एक रिजोल्यूशन पास करते हैं, और अगर उसको मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा सपोर्ट कर दें तो डिप्टी चेयरमैन को हटाया जा सकता है। लेकिन एक और कंडीशन आप याद रखो फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि रिजोल्यूशन टू रिमूव डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर गिविंग 14 डेज एडवांस नोटिस टू द पर्सन। यानी कि अगर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को आपको हटाना है तो आपको 14 दिन का एडवांस नोटिस देना होगा उनको, और 14 दिन के बाद उनके अगेंस्ट एक रिजोल्यूशन पास होगी, और अगर उस रिजोल्यूशन को मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा सपोर्ट कर देते हैं तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को हटना पड़ेगा, ही विल हैव टू रिज़ाइन। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन का बेसिक फंक्शन भी समझ लेते हैं। तो ही परफॉर्म्स ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन ऑफिस ऑफ राज्यसभा वेन एवर द ऑफिस इज वैकेंट, और इवन वेन द राज्यसभा चेयरमैन परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो ज़रा ध्यान से समझो, ये बात वैसे तो आप सब जानते ही होंगे कि देखो, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, ही इज एक्स ऑफिसियो वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो। मतलब सरल शब्दों में समझो कि जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी के लिए राज्यसभा के चेयरमैन हैं वेंकैया नायडू साहब, तो ये वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। और वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट किसी कारण से खाली है, या तो प्रेसिडेंट बीमार हैं या किसी कारण से वो पोस्ट खाली है, तो वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है, यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का काम होता है कि प्रेसिडेंट का काम करें, वो प्रेसिडेंट का पोस्ट संभालें। तो फिर से समझो, प्रेसिडेंट का पोस्ट किसी भी कारण से खाली है, अगर वो बीमार हैं या किसी कारण से वो पोस्ट खाली हो जाती है बिकॉज ऑफ हिज डेथ, तो उस वैसे टाइम में जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, हु इज ऑल्सो नोन एज वाइस प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट का काम संभालते हैं। और वैसे टाइम में जब वाइस प्रेसिडेंट यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन प्रेसिडेंट का काम संभालते हैं, उस टाइम में राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के चेयरमैन का काम संभालते हैं। So this is the function of deputy chairman of राज्यसभा। और ज़रा देखते हैं उनके बारे में, उनका इलेक्शन कैसे होगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का। देखो, इस साल चूँकि राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा है और काफ़ी इससे रिलेटेड न्यूज़ आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले प्रीलिम्स में इनसे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो देखो, उनके इलेक्शन का प्रोसेस समझते हैं। फॉर इलेक्टिंग द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, MP can submit a motion proposing the name of a colleague for this position। सरल शब्द में देखो, अगर ये राज्यसभा है तो इसमें किसी भी एक इंसान को डिप्टी चेयरमैन की तरह इलेक्ट किया जाना है, तो कोई एक मेंबर इस राज्यसभा का किसी दूसरे मेंबर का नाम प्रपोज कर सकता है। तो ये मान लो एक मेंबर है राज्यसभा का, इन्होंने इनका नाम प्रपोज किया कि हम चाहते हैं कि इनको राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन बनाया जाए। दिस नेम मस्ट बी सेकेंडेड बाय सम अदर MP। मतलब ये नाम जो प्रपोज किया जा रहा है उसको कोई दूसरा MP राज्यसभा का ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ मैं भी चाहता हूँ कि ये बने। ये दोनों लोग रिटन अगर एक रिजोल्यूशन, एक रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे राज्यसभा के चेयरमैन के पास कि ये प्रपोज करेंगे कि हम चाहते हैं कि ये राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन बने, और ये रिटन फॉर्म में अगर सबमिट करें कि हाँ मैं भी चाहता हूँ, आई ऑल्सो सेकेंड दिस प्रपोजल, तो फिर इस प्रपोजल को लिया जाएगा। लेकिन इस प्रपोजल के लिए एक और कंडीशन है कि जिस इंसान का नाम प्रपोज किया जा रहा है वो इंसान भी रिटन एक एप्लीकेशन दे टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कि हाँ वो डिप्टी चेयरमैन बनना चाहता है। तो ये 3 लोगों का रिक्वेस्ट सबमिट करना होगा टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तब जाकर के इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो फिर से समझो, पहले ने प्रपोज किया कि हम चाहते हैं कि ये इंसान बने, दूसरे ने सेकंड कर दिया, उसने यानी कि दोबारा सपोर्ट कर दिया, तो इस इंसान का नाम प्रपोज किया गया राज्यसभा के चेयरमैन के पास कि इनका डिप्टी चेयरमैन बनाया जाए। वैसे ही कुछ और लोग किसी दूसरे मेंबर का नाम प्रपोज कर सकते हैं, कुछ और MP तीसरे मेंबर का नाम प्रपोज कर सकते हैं। तो वैसे कई सारे प्रपोजल आएंगे और इन सारे प्रपोजल्स के बाद इलेक्शन होगी, और इलेक्शन में बाकी सारे जो MP हैं राज्यसभा के मेंबर्स, वो सब मिलकर के वोट करेंगे, और मेजॉरिटी के बेसिस पे जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी उसको राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन अपॉइंट कर दिया जाएगा। अभी देखो, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में तो हमने देख लिया। लेट अस सी अबाउट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये भी काफ़ी न्यूज़ में है, इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स भी काफ़ी आ रहे हैं। आर्टिकल 93 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इलेक्शन ऑफ
Speaker as well as Deputy Speaker of Lok Sabha. Deputy Speaker is elected in the first meeting of the Lok Sabha itself after the general election from amongst the member of the Lok Sabha. तो जैसे राज्यसभा के मेंबर्स आपस में से ही किसी एक इंसान को चुन देते थे टू एक्ट एज अ डेप्यूटी चेयरमैन, वैसे ही लोकसभा के मेंबर्स आपस में से ही किसी एक इंसान को चुन देते हैं टू एक्ट एज अ डेप्यूटी स्पीकर. और डेप्यूटी स्पीकर नॉर्मली जब नई लोकसभा का इलेक्शन होता है तो उसके पहले ही मीटिंग में पहले ही दिन डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव हो जाता है इन जनरल. और एक कन्वेंशन है, देखो इस बात को ध्यान से समझो, ये कन्वेंशन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं है. कन्वेंशन ये है कि स्पीकर का पोस्ट जाता है रूलिंग पार्टी के किसी मेंबर को और डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट दिया जाता है ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर को. ये कन्वेंशन है, मतलब एक प्रैक्टिस है जनरली जो फॉलो की जाती है इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी. कि चलो स्पीकर रूलिंग पार्टी का आ गया तो हमने डेप्यूटी स्पीकर एक ऑपोजिशन का दे दिया ताकि दोनों ही साइड की बातें ध्यान से सुनी जाए. तो दिस इज कन्वेंशन. अब करंट इशू देखते हैं, क्यों डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा का पोस्ट बार बार न्यूज़ में आ रहा है. देखो पिछले राज्यसभा का लोकसभा का इलेक्शन तो 2019 में ही कंप्लीट हो गया था और लोकसभा का इलेक्शन 2019 में कंप्लीट हो गया और 2019 जून से ही लोकसभा हमारी चल रही है. प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद वापस से सेकेंड टर्म के लिए भी आ गए. लेकिन 15 महीने बीत चुके हैं, अभी तक डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ. दिस पोस्ट इज स्टिल वैकेंट. और इस कारण से अपोजिशन पार्टी वाले बार बार डिमांड कर रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा का पोस्ट को जल्दी से जल्दी फिल किया जाए. तो ये एक आप समझो कि एक नया प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, अदरवाइज ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं था. नॉर्मली पहली जो मीटिंग होती थी लोकसभा के इलेक्शन के बाद, उसी मीटिंग में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चुन दिया जाता था. लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि 15 महीने बीत गए हैं लेकिन अभी तक डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ है. Please attempt this question that is based on this topic. You can also submit the answer in the comment section. The next article is taken from national segment. It is about draft national digital health mission. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially subtopic health segment. इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं. तो देखो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च्ड नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ऑन 15 अगस्त 2020. तो इंडिपेंडेंस डे स्पीच में ही उन्होंने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च कर दिया था. नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. इस मिशन के अंतर्गत हर एक इंडियन इंडिविजुअल का, हर एक सिटीजन का एक हेल्थ आईडी कार्ड बनाया जाएगा. जैसे हमारा आधार कार्ड बना है वैसे ही हमारा हेल्थ आईडी कार्ड बनेगा और उस हेल्थ आईडी कार्ड में एक नंबर होगा और उस नंबर के बेसिस पे कुछ एक इन्फॉर्मेशन डिजिटली शेयर करके रखा जाएगा, डिजिटली स्टोर करके रखा जाएगा. जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, आधार नंबर होता है और उस आधार नंबर के बेसिस पे डिजिटली हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करके रखे हुए हैं, हमारा फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, वैसे ही हमारा हेल्थ आईडी नंबर होगा और उस हेल्थ आईडी नंबर पे हमारे कुछ बेसिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन कि हमारा पुराना क्या क्या मेडिकल कंडीशन रहा है, क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कौन कौन से टेस्ट हुए हैं, उनके क्या क्या रिपोर्ट हैं, वो सब डिजिटल फॉर्म में स्टोर करके रखा जाएगा. और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी किसी इंसान को ट्रीटमेंट कराना है आगे का तो डॉक्टर से वो अपना हेल्थ आईडी शेयर करेगा और हेल्थ आईडी से वो के बेसिस पे डॉक्टर उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री देख लेंगे और उसके बेसिस पे उनको प्रॉपर डायग्नोसिस मिलेगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा. ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. ब्रिटेन के अंदर ऑलरेडी नेशनल हेल्थ सिस्टम 2015 में लाया गया था, उसी को भारत सरकार इंडिया में रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही है. और ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय एन अथॉरिटी जिसका नाम है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को 2018 में ही बना दिया था भारत सरकार ने फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. अब करंट इशू देखते हैं. देखो भारत सरकार ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च करने का अनाउंसमेंट कर तो दिया लेकिन अब बहुत सारे चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे क्रिटिसिज्म निकल के आ रहे हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के. कुछ एक इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म देख लेते हैं. सबसे पहला, दिस पॉलिसी डज नॉट हैव एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग. इस पॉलिसी के लिए कोई कानून नहीं है. देखो नॉर्मली होता कैसा है, हम लोग इसको आधार से रिलेट तो कर रहे हैं, आधार से कंपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन आधार नंबर देने के लिए भी एक भारत सरकार की कानून है, आधार एक्ट ऑफ 2016, और उस आधार एक्ट के बेसिस पे ही UIDAI को इस्टेब्लिश किया गया है.
जो आधार को इनरोल करती है, आधार इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्या है, हमने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बना दी है जिसको काम दिया है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन कोई प्रॉपर कानून नहीं है। तो कानून ना होने के कारण, यानी कि इफ़ देयर इज़ नो स्टैट्यूटरी बैकिंग, दैट मीन्स कि पता नहीं है कि ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कैसे काम करेगी, हमारे जो इन्फॉर्मेशन है उनको कैसे शेयर करके रखा जाएगा, उनको किन किन के साथ शेयर किया जाएगा, हमें बिना बताए कहीं किसी दूसरे के साथ शेयर तो नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन सिंस देयर इज़ नो लॉ। जब एक बार कानून बन जाता है तो क्लैरिटी आ जाती है कि अच्छा, ये कानून के हिसाब से हम जो डेटा देंगे वो कैसे स्टोर करके रखा जाएगा, वो किसी भी हालत में किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। सो in this particular case, since there is no law, there is no statutory backing for national digital health mission policy, there is a lot of confusion. उसके अलावा there is federal challenge also. देखो कैसा है कि health is a state subject. अब जब ये state matter है और उस पर भारत सरकार पॉलिसी लेकर के आई है, यूनियन गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर के आई है, तो कहीं ना कहीं देयर इज़ अ काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट. इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज एन इंक्रोचमेंट इन द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हेल्थ केयर करने का तो काम स्टेट गवर्नमेंट का है और उस पर पॉलिसी लेकर के आ रही है भारत सरकार, और बिना स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिए हुए इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया है. इस कारण से बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं एज एंटी फेडरल पॉलिसी. तीसरा, देयर इज़ प्राइवेसी कंसर्न ऑल्सो. हम अपना हेल्थ रिलेटेड डाटा शेयर तो कर देंगे, वो सब स्टोर तो हो जाएगा, लेकिन सिंस देयर इज़ नो प्रॉपर लॉ, क्लैरिटी नहीं है, हमारा फिर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है हेल्थ से रिलेटेड वो लीक हो सकता है, उसका मिसयूज हो सकता है. सो देयर इज़ सम प्राइवेसी कंसर्न ऑल्सो रिलेटेड टू दिस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन पॉलिसी. इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको अटेम्प्ट करें एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. The next article is taken from economy segment. It is about labor codes and this topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. देखो, इस आर्टिकल को लेबर कोड्स का सिग्निफिकेंस समझने के लिए पहले हमें प्रॉब्लम ऑफ 3Ls ऑफ इंडियन इकोनॉमी समझना होगा. हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन साहब ने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ 3L. ये आप याद कर लो और एज इट इज़ अपने एग्जाम में आंसर राइटिंग में यूज करना. अगर कोई सवाल आ जाए, द प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी, आप डॉक्टर रघुराम राजन का नाम भी जरूर मेंशन करना. इट विल हेल्प यू इन फेचिंग बेटर मार्क्स. सो देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ 3L है क्या. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रघुराम राजन, द प्रॉब्लम ऑफ 3L फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी आर, द फर्स्ट L इज़ फॉर लैंड. हमारे देश में लैंड है ही नहीं और लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है. लैंड है, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, लैंड है ही नहीं. इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए लैंड एक्वायर करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. इफ़ यू हैव टू स्टैब्लिश अ न्यू इंडस्ट्री, यू हैव टू गो फॉर सो मैनी क्लियरेंसेज. उसके बावजूद भी जो लोकल लोग होते हैं वो लैंड को अक्वायर करने नहीं देते हैं, वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग लैंड एक्विजिशन फॉर द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज. दैट इज़ one big problem. Industrial face a lot of problem regarding land acquisition. Second L is regarding logistics, transportation. हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन अभी भी बहुत पुअर है. भारत सरकार बहुत सारे रोड बना रही है, रेलवे लाइंस बिछा रही है, लेकिन अभी भी ट्रांसपोर्टेशन हमारे देश में काफ़ी कॉस्टली है. इफ़ यू कंपेयर इट विथ एनी यूरोपियन कंट्री, उसके अलावा काफ़ी डिले भी होता है. सो दैट ऑल्सो हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी. तीसरा है प्रॉब्लम ऑफ लेबर. हमारे देश में इतने सारे लेबर लॉ हैं, इतने सारे कानून हैं लेबर प्रोटेक्शन के लिए, लेबर वेलफेयर के लिए, कि जब हम इंडस्ट्री चलाते हैं, कोई भी इंडस्ट्री जब इंडस्ट्री लगाता है तो उसको इतने सारे लेबर लॉज को फॉलो करना पड़ता है कि इट क्रिएट्स अननेसेसरी कन्फ्यूजन. और वो भी एक प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी के लिए. बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज. तो ये जो आर्टिकल है दिस इज़ अबाउट लेबर कोड्स. तो लेबर कोड्स के बारे में ज़रा और बात करते हैं. देखो, इंडिया में अभी भी देयर आर 44 लेबर लॉज. तो 44 तरह के लेबर लॉज हैं, अलग अलग लेबर्स के लिए अलग अलग लॉज. अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो ओनर है, जो कॉरपोरेट का ओनर है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार इतने सारे लॉ, इस लेबर को ये PF देना है, इसका ऐसे वेलफेयर स्कीम्स इसके लिए चलाना है. सो दैट क्रिएट्स अननेसेसरी कन्फ्यूजन. और इसके कारण जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक हिंडर होता है देश में. ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट भी सफ़र करता है बिकॉज ऑफ सो मैनी लेबर लॉज. तो जब
प्रेजेंट गवर्नमेंट केम इनटू पावर इन 2014, इन्होंने 2015 में एक पॉलिसी लेकर के आए एंड दैट पॉलिसी वाज हैविंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंप्लीफाइंग दीज लेबर लॉज। इन्होंने क्या ये रोड मैप ले डाउन किया प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये जो 44 लेबर लॉज हैं इनको सबको मिला करके ओवरऑल, क्योंकि अलग अलग लॉ अलग अलग बातें करता है, उसको मिला करके एक मोटे मोटे 4 लेबर कोड्स बनाए जाए। तो 44 लेबर लॉज को सब्ज्यूम करके, सब्ज्यूम दिस 44 लेबर लॉज, लेट अस मेक ओनली ब्रॉडली 4 लेबर कोड्स। जब 4 मोटे मोटे लेबर कोड होंगे तो जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो कॉरपोरेट ओनर्स हैं, उनको अननेसेसरी कन्फ्यूजन नहीं होगा, इवन एम्प्लॉयज़ को भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज़ जो एम्प्लॉय होते हैं, लेबर होते हैं, उनको भी नहीं पता होता कि उनके लिए कितने कानून हैं, उनको भी अपने राइट्स का पता नहीं होता है। सो ये जो 4 लेबर कोड हैं दैट विल बी ब्रॉट बाय सब्ज्यूमिंग 44 लेबर लॉज आर लेबर कोड ऑन वेजेज, कि मिनिमम वेजेज कितना दिया जाएगा, लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इन लेबर्स को क्या क्या उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड्स, लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उनका इंडस्ट्री से क्या रिलेशन रहेगा, मतलब हायरिंग एंड फायरिंग का क्या कंडीशन रहेगा, उनको फायर करने से पहले कितने दिन का नोटिस देना होगा, ये सारी चीज़ें ये होती हैं, इस लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस में होगा। और चौथा है लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, तो लेबर लोगों को जब वो काम कर रहे होंगे, जब अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहे होंगे, उस टाइम में उनको क्या क्या सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, दैट इज़ द 4th कोड। अब अभी तक का प्रोग्रेस देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, लेबर इज़ एन इशू, लेबर लॉज आर एन इशू इन आवर कंट्री। तो 4 लेबर कोड प्रपोज किए गए हैं, लेकिन अभी तक बस एक लेबर कोड पास हो पाया है, कानून बन पाया है, और वो है लेबर कोड ऑन वेजेज। दिस लेबर वेजेज कोड एक्ट वॉज पास्ड इन 2019, जबकि बाकी के जो 3 हैं वो अभी भी अलग अलग स्टेज में फंसे हुए हैं, अभी तक उनके लिए प्रॉपर कानून नहीं बनाया जा सका है। सो अभी तक बाकी के जो 3 कोड्स हैं, लेबर कोड ऑन सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, अभी तक उन पे कानून नहीं बना, अभी तक उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस 4 लेबर कोड्स प्रपोज किए हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, लेकिन इन 3 को अभी तक उन पे कानून नहीं बनाया, दे आर येट टू बिकम अ लॉ। अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं। देखो ये करंट आर्टिकल है, सेंटर आइज स्मूथ पासेस ऑफ 3 लेबर कोड्स इन पार्लियामेंट। तो ये जो बचे हुए 3 लेबर कोड हैं, इनके लिए आज मॉनसून सेशन स्टार्ट हुई है पार्लियामेंट की, उनमें ये 3 लेबर कोड्स के लिए बिल रखा गया है, और भारत सरकार उम्मीद कर रही है कि ये तीनों के तीनों बिल आराम से स्मूथली पास हो जाएंगे, और इसके साथ ही ये चारों लेबर कोड इम्प्लीमेंट हो जाएगा विथ अ स्टैट्यूटरी बैकिंग। Let us see some PT specific points that came in the newspapers today. हिंदी दिवस, तो देखो आज 14 सितंबर है, दिस 14 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज हिंदी दिवस इन आवर कंट्री। इस दिन का सिग्निफिकेंस समझो। ऑन दिस डे इन 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। तो हिंदी हमारे देश का ऑफिशियल लैंग्वेज इस दिन बन गया आफ्टर एक्सेप्टेंस इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस टॉपिक से रिलेटेड हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इन आवर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल पीटी टॉपिक्स फॉर अपकमिंग APSC prelims, we'll cover topic number 16 to 18 today. Topic number 16 is 3 new frog species. These 3 new frog species have been identified in अरुणाचल प्रदेश। इनका साइंटिफिक नाम है ल्यूराना हिमालयाना, ल्यूराना इंडिका, ल्यूराना मिनुआटा। These frogs are so small that they can sit even on a coin. Please attempt this question that is based on topic number 16. Topic number 17 is about Bokul Bon Award. So noted folk artist Dr. Krishnakant Handik has been selected for Bokul Bon Award of 2020. Dr. Krishnakant Handik is known for creation of Bihu troupe in Assam. This award is given by Bokul Bon Trust in memory of late noted poet Girish Chandra Borua. Girish Chandra Borua was also popularly known as Bokul Bon Kabi. Please attempt this question that is based on topic number 17. Topic number 18 is about National Integration Tour. The Morhe Battalion of Assam Rifle conducted National Integration Tour this year. The purpose of this National Integration Tour was to expose the students of Northeast to the varied culture of India. ये APSC के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वैसे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स को एक्सपोज किया जा रहा है विथ कल्चर ऑफ इंडिया टू प्रमोट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, तो अपने आप में APSC के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। और उसके साथ APSC के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिस टूर स्टार्टेड फ्रॉम असम ओनली,
and this tour was flagged off by Assam's Governor Sri Jagdish Mukhi Sahab in January 2020. Please attempt this question that is based on topic number 18. This is the answer of question number 13 to 15 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका जल्दी से आंसर देख लेते हैं. ये पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था. देखो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं था. आई एम सॉरी, मैंने जो ऑप्शंस अरेंज किए थे वो गलती से इस तरह से अरेंज हो गए थे कि कोई भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं था. देखो क्योंकि इनमें से बस ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा पॉइंट है, नथुला पास इन सिक्किम, बस यही करेक्टली मैच्ड है. जबकि गुंजी पास आप सबको मैंने कल ही बताया उत्तराखंड में है, सिपकिला इज इन हिमाचल प्रदेश एंड जोजिला इज इन लद्दाख. तो इस हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए 2 ओनली, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं. आई एम सॉरी फॉर दैट. आप अब इसको करेक्ट कर लेना. द करेक्ट ऑप्शन इज 2 ओनली. Second practice question was this one: which of the following statements are true about Singapore Convention? It is a convention regarding international arbitration. ये statement गलत हो गया because this is regarding mediation and India is yet to be party of this convention. ये भी statement गलत है because India is already party of this convention. So both statements are wrong and the correct option will be D, none. That's all from our side for today. Thanks for watching.